अब हम जानते हैं कि आपातकाल का उपबंध किसमें, भाग 18 में है। तो हमने पढ़ लिया आपातकाल क्या होता है। तो हम देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 के अनुसार लगाया जाता है, जो राष्ट्रपति शासन होता है जो अनुच्छेद 356 के अनुसार लगाया जाता है, उसमें अंतर क्या है। तो सबसे पहला अंतर क्या है कि राष्ट्रीय आपातकाल क्या है अनुच्छेद 352 के अनुसार, पहला क्या है कि यह केवल तब उद्घोषित किया जाता है जब भारत अथवा इसके किसी भाग की सुरक्षा पर युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह का खतरा हो। तो यह तभी लगाया जाता है जब भारत पर कोई युद्ध का खतरा आ जाए या बाह्य आक्रमण का खतरा आ जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तब ये लगाया जाता है अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल। फिर है राष्ट्रपति शासन जो 356 लगता है, इसकी उद्घोषणा तब की जाती है जब किसी राज्य की सरकार संविधान के प्रावधान के अनुसार कार्य न कर रही हो और इनका कारण युद्ध, बाह्य आक्रमण व सैन्य विद्रोह न हो। मतलब ये तभी लगाओगे राष्ट्रपति शासन कि जब राज्य की सरकार है, किसी राज्य की सरकार, वो संविधान के प्रावधान के अनुसार कार्य न कर रही हो। हाँ, ये उस समय नहीं है, मतलब ये उस समय बात कर रही है कि जब युद्ध, बाह्य आक्रमण या सैन्य विद्रोह ना हुआ हो और उस समय ये नॉर्मल कंडीशन में संविधान के अनुसार ना कार्य कर रही हो, तब हम राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। मान लो कोई युद्ध हो गया, बाह्य आक्रमण हो गया, सैन्य विद्रोह हो गया, उस समय सरकार तो कुछ ना कुछ स्टेप लेगी जो संविधान के इतर स्टेप लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये इन कंडीशनों को छोड़कर अगर नॉर्मल स्थिति है, साधारण स्थिति है, स्थिति अच्छी है, लेकिन सरकार, राज्य की सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं करी, तभी हम इसको लगाते हैं। दूसरा अंतर क्या है, इसकी घोषणा के बाद राज्य की कार्यकारिणी व विधायिका संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत कार्य करती रहती है। इसका प्रभाव यह होता है कि राज्य की विधायी एवं प्रशासनिक शक्तियाँ केंद्र को प्राप्त हो जाती हैं। तो जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो राज्य की जो विधानसभा है ना, विधायिका है, वो कार्य करेगी, उसको बर्खास्त नहीं किया जाता है। हाँ, इतना रहता है कि उस पर अधिकार किसका हो जाता है, संघ सरकार का हो जाता है। जो सरकार, संघ सरकार कहेगी वही वो करेगा, उसको वो नया रूल वगैरह अब राज्य की विधानसभा बना नहीं सकती है। जो संघ सरकार बनाएगी वही इसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन विधायिका क्या होता है, यहाँ पर बर्खास्त नहीं होती है, ध्यान रखना, राष्ट्रपति शासन में। लेकिन जब भी राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो इस स्थिति में क्या होता है, कार्यपालिका बर्खास्त हो जाती है और राज्य विधायिका या तो निलंबित हो जाती है तो विघटित हो जाती है, ठीक है। राज्य की जो विधायिका होगी उसको निलंबित कर देंगे, कार्य नहीं करेगा, सस्पेंड हो जाएगी, या तो उसको विघटित कर दिया जाएगा, बिल्कुल खत्म ही कर दिया जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से राज्य का प्रशासन संभालता है। तो देखो यहाँ पर क्या, राष्ट्रपति राज्य का प्रशासन संभालेगा, लेकिन किसके माध्यम से, राज्यपाल के माध्यम से प्रशासन संभालेगा, या फिर संसद राज्य के लिए कानून बनाती है, ठीक है। तथा संसद क्या करती है, राज्य के लिए कानून बनाती है। संक्षेप में कहें कि राज्य की कार्यकारी व विधायी शक्तियाँ केंद्र के पास चली जाती हैं। इसका अंतर रखना है यहाँ पर, ठीक है, कि यहाँ पर जो है राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से राज्य का प्रशासन संभालता है और फिर संसद क्या करती है, राज्य के लिए कानून बनाना शुरू कर देती है। अगर संक्षेप में कहें तो राज्य की कार्यकारी और विधायी शक्तियाँ सब केंद्र के पास चली जाती हैं, कार्यकारी शक्ति भी नहीं रह जाती है। यहाँ पर कार्यकारी शक्ति रहती है, कार्यकारिणी विधायिका कार्य करती रहती है, लेकिन वो सरकार, केंद्र सरकार के अनुसार कार्य करती है, ठीक है। यहाँ पर सीधे केंद्र सरकार का दखल हो जाता है, यहाँ पर राष्ट्रपति के माध्यम से केंद्र सरकार का दखल होता है, ये भी अंतर है। इसके फिर तीसरा अंतर क्या है, इसके अंतर्गत संसद राज्य विषयों पर स्वयं नियम बनाती है। देखो ना, ये तो यही जो हम बता रहे थे वही अंतर आ गया कि यहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति शासन में क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल में क्या है, संसद राज्य के विषयों पर स्वयं कानून बनाने लगती है, अर्थात यह शक्ति किसी अन्य निकाय अथवा प्राधिकरण को नहीं दी जाती है। यहाँ संसद स्वयं कार्य बनाती है। लेकिन जब राष्ट्रपति शासन लगेगा तो इसके अंदर संसद राज्य के लिए नियम बनाने का अधिकार राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त अन्य किसी प्राधिकरण को सौंप सकता है। समझ गए, यहाँ पर संसद सीधे काम नहीं करती, कोई नियम नहीं बनाती है। यहाँ पर संसद क्या करती है, राज्य के लिए नियम बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को अथवा उसके द्वारा नियुक्त, मतलब राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी अन्य, है ना, अन्य किसी प्राधिकरण को सौंप सकती है। अब तक यह पद्धति रही है कि राष्ट्रपति संबंधित राज्य से संसद के लिए चुने गए सदस्यों की सलाह पर विधायक क्या करता है, विधियाँ बनाता है। यह कानून राष्ट्रपति के नियम के रूप में जाने जाते हैं। समझ गए, तो यहाँ पर सीधे संसद बनाती है, यहाँ पर राष्ट्रपति के माध्यम से संसद कानून बनाती है, या राष्ट्रपति और किसी को नियुक्त कर देता है तो उसके अनुसार कानून बनाए जाते हैं। फिर चौथा अंतर है कि इसके लिए अधिकतम समयावधि निश्चित नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल के लिए कोई निश्चित समयावधि नहीं है। प्रत्येक 6 माह के बाद संसद अनुमति लेकर, ठीक है, प्रत्येक 6 माह बाद संसद से अनुमति लेकर अनिश्चित काल तक इसको लागू किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल जो है प्रत्येक 6 माह बाद संसद से अनुमति ले लो, ठीक है, और उसको निश्चित काल तक लागू रखो। लेकिन जो राष्ट्रपति शासन है इसको अधिकतम 3 वर्ष तक लगा सकते हो, अधिकतम 3 वर्ष लगा सकते हो। और इसके पश्चात इसकी समाप्त तथा राज्य में सामान्य संवैधानिक तंत्र की स्थापना करना बहुत आवश्यक हो जाता है। पांचवा अंतर है कि इसके अंतर्गत सभी राज्यों तथा केंद्र के बीच संबंध परिवर्तित हो जाते हैं। इसके जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो सभी राज्यों और केंद्र के बीच संबंध क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। लेकिन राष्ट्रपति शासन में सभी राज्यों में नहीं होगा भाई, जिस राज्य में लगा है राष्ट्रपति शासन उसी राज्य के साथ संबंध परिवर्तित होंगे ना। इसके तहत केवल उस राज्य जहां पर आपातकाल लागू हो
तथा केंद्र के बीच संबंध परिवर्तित हो जाते हैं। जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा वहीं संबंध परिवर्तित होंगे, बाकी नहीं। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो पूरे देश में राज्य के साथ केंद्र के संबंध परिवर्तित हो जाते हैं। छठा अंतर है कि इसकी घोषणा करने अथवा इसे जारी रखने से संबंधित सभी प्रस्ताव संसद में विशेष बहुमत से पारित होते हैं। किससे पारित होते हैं? विशेष बहुमत से। और इसमें राष्ट्रपति शासन में सभी प्रस्ताव संसद में सामान्य बहुमत से पारित होते हैं। किससे? सामान्य बहुमत से पारित हो जाते हैं। ठीक है। सातवां है, यहाँ नागरिकों के मूल अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है। राष्ट्रीय आपातकाल यह मूल अधिकारों को प्रभावित करता है। राष्ट्रीय आपातकाल में यह नागरिकों के मूल अधिकारों को प्रभावित कर देता है। देखना अनुच्छेद 358 और 362 के अनुसार मूल अधिकार क्या होते हैं? नागरिकों को प्रभावित होते हैं राष्ट्रीय आपातकाल में। लेकिन जब भी राष्ट्रपति शासन लगता है तो मूल अधिकारों को प्रभावित नहीं करते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सरकार से लड़ाई चल रही, राज्य सरकार नहीं काम कर रही। ठीक है, कोई समस्या थोड़ा ना आई हुई है देश पे, इसलिए यहाँ पर मूल अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं, ध्यान रखना। फिर आठवां अंतर है कि लोकसभा इसकी घोषणा वापस लेने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकता है। इसमें अगर इसको वापस लेना है तो लोकसभा भी वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर सकता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति शासन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसे राष्ट्रपति जब चाहे तब वापस ले सकता है, स्वयं वापस ले सकता है। ठीक है, जैसे ये है, अभी क्वेश्चन आए थे कि मतलब 2019 तक राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की संख्या, जैसे मणिपुर में 10 बार लागू हो चुका है, उत्तर प्रदेश में 9 बार लागू हुआ, बिहार में 8 बार लागू हुआ, उड़ीसा में 6 बार लागू हुआ। ये कब आया था? 2020 में आया था किसी परीक्षा में। ठीक है, 2019 तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू? मणिपुर में 10 बार, अभी मणिपुर में फिर लागू हो गए तो बढ़ गए वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यही चल रहा था मणिपुर में, तो मणिपुर में बढ़ गई होगी संख्या। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लेकिन 2019 के बाद तो लगा नहीं, तो 9 बार रहेगा, बिहार में भी नहीं लगा है तो 8 बार रहेगा, उड़ीसा में भी 6 बार रहेगा। और अगला क्वेश्चन ये देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम 1951 में तत्कालीन पंजाब और फिर 1953 में पटियाला एवं ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन में लगाया गया था। ठीक है, लागू किया गया था। उल्लेखनीय है कि 1 नवंबर 1956 को हुए राज्यों के पुनर्गठन में पेप्सू संघ का पंजाब में विलय कर दिया गया था। पेप्सू संघ जो है उसका पंजाब में विलय कर दिया गया था। कब? 1 नवंबर 1956 को। तो सबसे पहले अगर पूछे राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया था अनुच्छेद 356 के तहत, तो वो तत्कालीन पंजाब में लगा था। फिर 1953 में पटियाला एवं ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन पेशू राज्य में लागू हुआ था। तो सबसे पहले पंजाब में लागू हुआ था। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा पेशू में लागू हुआ था। ठीक है, तो ये है। अब इससे कभी बहुमत के बारे में पूछे तो हम बहुमत के बारे में देख लेते हैं। जैसे पूर्ण बहुमत क्या होता है? पूर्ण बहुमत होता है जैसे कुल जो सदस्य संख्या है उसके 50% से अधिक होना चाहिए, उसे पूर्ण बहुमत कहते हैं। मान लीजिए लोकसभा में 545 सदस्य हैं तो पूर्ण बहुमत इनका आधा और प्लस एक अधिक हो जाएगा, 273 हो जाएगा। राज्यसभा में 245 सदस्य हैं तो पूर्ण बहुमत यहाँ पर राज्यसभा में जो है इनका 50% और एक अधिक मतलब 123 होता है। ठीक है, पूर्ण बहुमत। और प्रभावी बहुमत जिसको इफेक्टिव मेजोरिटी कहते हैं, ये क्या होता है? ये होता है सदन की कुल सदस्य संख्या जितनी है उसमें से रिक्त स्थान जो अनुपस्थित रहते हैं उनको परमानेंट जो अनुपस्थित रहते हैं उनको हटा दो, उसके बाद जो बचेगा उनका 50% से अधिक ले लो, वो होता है प्रभावी बहुमत। ठीक है, जैसे मान लो लोकसभा और राज्यसभा में मान लो 5-5 सीटें खाली हैं, तो लोकसभा में 545 सीटें थीं, अब 5 खाली हैं तो 540 से तो बची, तो 540 का 50% से अधिक जो होगा वो प्रभावी बहुमत रहेगा। जैसे राज्यसभा में 245 हैं और 5-5 सीटें खाली हैं तो 5 खाली कर देंगे तो 240 सीटें बची। अब 240 का जो तुम्हारा 50% से अधिक रहेगा वो तुम्हारा क्या रहेगा? प्रभावी बहुमत रहेगा। जैसे ये आर्टिकल 67B उपराष्ट्रपति को हटाना है, जैसे उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है ना, इसको हटाना है। आर्टिकल 94 का C जो है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाना है। आर्टिकल 179C राज्यसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाना है। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं? यह प्रभावी बहुमत का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब आ जाता है फिर साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी। अब इसमें साधारण बहुमत में क्या होता है कि सदन में जितने भी उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं ना, सदन में खाली वाली से में मतलब नहीं, कितने सदस्य से कुछ मतलब नहीं। मान लो आज बैठक हुई सदन की तो उसमें मान लो 100 लोग उपस्थित हैं तो ना 100 लोगों पर देखेंगे जो, और उसमें कितने लोग मतदान कर रहे हैं। अगर उस जो 100 लोग उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं अगर उनका 50% से अधिक मिल जाए तो वो साधारण बहुमत हो जाएगा। ठीक है, उसे साधारण बहुमत कहते हैं। मान लो है 500 सदस्य हमारे हैं राज्यसभा लोकसभा में, आए उस दिन 100 हैं तो 51 लोग बहुमत कर दें किसी चीज़ पर तो साधारण बहुमत हो जाएगा, चीज़ क्या हो जाएगी? पास हो जाएगी। तो साधारण बहुमत को कामकाजी या कार्यात्मक बहुमत भी कहते हैं। मान लीजिए से उत्तर दिया है, उदाहरण जैसे लोकसभा में 545 हैं, 2 रिक्त हैं, 30 सदस्य मतदान देने से परहेज भी करते हैं,
ठीक है। तो हमारे बचे कितने, 356 बचे, 256 बचे भाई, 545 थे, 2 तो रिक्त ही हैं, वो तो कभी कोई आते नहीं, 30 लोग हैं लेकिन वो मतदान नहीं दे रहे हैं, तो बचे 513। तो 513 का तुम्हारा 50% निकालेंगे, ठीक है, तो 256 आ जाएगा आसपास, ठीक। तो वही तुम्हारा हो जाएगा साधारण बहुमत हो गया। मतलब साधारण बहुमत में ये होता है कि जब भी कोई बैठक, सदन की बैठक चल रही है, उस सदन में कितने लोग उपस्थित हैं, उपस्थित में अगर सभी मतदान नहीं देते, कुछ लोग कहते हैं भैया हमको मतदान देने नहीं है, मान लो, ठीक है, तो उसमें जितने मतदान देंगे तो मतदान देने वालों में 50% से अधिक अगर हो गया तो साधारण बहुमत हो जाता है, ठीक है। ये साधारण बहुमत ध्यान रखना। हम देख लिया पूर्ण बहुमत, प्रभावी बहुमत देख लिया और साधारण बहुमत। अब देख लेते हैं विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत होते हैं 4 प्रकार के, ठीक है, अलग अलग, जैसे और एक और भी बढ़ गया है जीएसटी के लिए, ठीक है। जीएसटी के लिए अगर जीएसटी काउंसिल जो अनुच्छेद जीएसटी परिषद जो बनी है अनुच्छेद 279 का के तहत, अगर उसमें मतलब कोई चीज़ पास करनी है तो उसमें 3/4 बहुमत से होना चाहिए। कितना, 3/4, मतलब लगभग 100 में 75 लोग उसको सपोर्ट करें तभी पास होगा, ठीक है। 2/3 से अधिक है यहाँ पर, ठीक है। तो वो एक और बढ़ गया। वैसे तो 4 प्रकार के होते हैं, जैसे अनुच्छेद 61 के तहत, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने से संबंधित है ना, तो अनुच्छेद 61 में अगर इसमें अगर महाभियोग चलाना है तो सदन की कुल संख्या के 2/3 बहुमत से होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमारा लोकसभा में 364 है और राज्यसभा में कितना है, 164। अगर लोकसभा में 364 लोग सपोर्ट करेंगे तभी ये राष्ट्रपति पर लगेगा तुम्हारा, क्या कहते हैं, महाभियोग चलेगा, ठीक है। और राज्यसभा में 164 लोग करेंगे, ठीक है। तो ये मतलब 2/3 से है, कुल सदस्य संख्याओं के 2/3 से पास होता है, ठीक है। और दूसरा है अनुच्छेद 249 के तहत। 249 के तहत क्या होता है, राज्यसभा के प्रस्ताव को पारित करने के लिए जो संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है। 249 के तहत क्या करता है, राज्यसभा प्रस्ताव पारित करता है, और जो अगर राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर देगा तो फिर संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है ना। तो लेकिन ये प्रस्ताव पारित करेगा कितने बहुमत से, तो ये भी है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3। अब देखो यहाँ लिखा उपस्थित और मतदान करने वाले, अगर लोग वहाँ कितने लोग उपस्थित हैं और कितना मतदान कर रहे हैं, उसमें से अगर 2/3 लोग बहुमत दे देते हैं तो राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर देगा, और जो प्रस्ताव पारित करेगा तो फिर क्या, जिस विषयों पर प्रस्ताव पारित होगा तो वो विषय भले राज्य सूची के हों तो कौन बना सकता है, संसद बना सकता है, ठीक है। अगला है 368 के तहत। अब सदन की कुल सदस्य संख्या के 50% से अधिक द्वारा समर्पित हो और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, ठीक है। तो सदन की कुल संख्या ये है अनुच्छेद 368 के तहत, मतलब संविधान का संशोधन है ना, 368 में संविधान का संशोधन है, कुछ संशोधन किया जाता है। तो इसके तहत तो जो कुल सदस्य हैं, मान लो उसमें 500 कितने हैं, 45 हैं लोकसभा में, तो इसका 50% तो रहना भी चाहिए, ठीक है, ये भी रहे, और साथ में जो मत कर रहे हैं, मतदान दे रहे हैं या उपस्थित हैं, उनका भी 2/3 हो, ठीक है। मान लो इनका मत देने वालों का 2/3 है और लेकिन ये 50% नहीं है कुल सदस्यों का, तो फिर बहुमत पास नहीं होगा। मान लो उस दिन हैं 545 सदस्य उसमें लोकसभा में, अब इकट्ठे हुए तुम्हारे, क्या कह ले, मान लो तुम्हारे इकट्ठा हुए 200 लोग, ठीक है। अब इसका 2/3 जो निकालोगे वो आएगा, इसके 0.5% से कम आएगा, 50% नहीं आएगा कुल सदस्यों का, तो वो बहुमत पास नहीं होगा। 50% से भी अधिक होना चाहिए और जो मत दे रहे हैं उनका भी 2/3 होना चाहिए, तभी ये संविधान का संशोधन होगा। फिर है साधारण बहुमत द्वारा 50% राज्य अनुसमर्थन के साथ, अनुच्छेद 358 के अनुसार कुछ विशेष बहुमत है। जैसे कुछ संविधान संशोधन किए जाते हैं जो संघीय ढांचे को प्रवर्तित करते हैं, जो संघीय ढांचे को बदलने का प्रयास करते हैं, वो भी 368 के अनुसार ही संशोधन आता है, लेकिन वो क्या करते हैं, संघीय ढांचे को बदलने का प्रयास करते हैं, भारत के संघीय ढांचे को बदलने का प्रयास करते हैं। उस स्थिति में क्या होता है, अगर कोई भी बहुमत पारित करना है, कोई भी विधेयक को अधिनियम बनाना है, तो उसमें क्या होना चाहिए, 50% राज्यों का अनुसमर्थन होना चाहिए। 50% राज्यों का अनुसमर्थन हो, साधारण बहुमत से वो हमारा समर्थन करते हो केंद्र सरकार का, और जो भी सदस्य उपस्थित हों उनका भी विशेष बहुमत होना चाहिए, ठीक है। तो वही है कि उपस्थित सदस्यों का 2/3, ठीक है, लगेगा, विशेष बहुमत लगेगा। और मतदान के साथ साथ राज्य की विधानमंडलों की कुल संख्या का 50% से भी अधिक होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे जो राज्य हैं हमारे 28 राज्य हैं, तो 28 में तुम्हारा 50% कितना आएगा, 14। तो 14 राज्यों का भी हमारा साधारण बहुमत से क्या करना चाहिए, इसको सपोर्ट करना चाहिए, तभी हम संघीय ढांचे को बदल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2/3 विशेष बहुमत होना चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या कहते हैं, और फिर राज्य के भी 50% राज्यों का भी समर्थन होना चाहिए, तभी हम संघीय ढांचे को बदल सकते हैं। तो ये हमारे विशेष बहुमत 4 प्रकार के हो जाते हैं। तो कभी कभी पूछ देता है, इसलिए हमने आज इसको पढ़ लिया। और ये अंतर बहुत ध्यान रखना, क्योंकि इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, मेन चीज़ जो यही है। जय भारत।